सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे बिल्कुल खुश होंगे और अपने-अपने घरों में सभी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। मैं आपका अपना रेनबो गुरु पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और प्यारे बच्चों, आज हम जीके का ऑल इंडिया टेस्ट 62 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, जीके का टेस्ट हम शुरू करते हैं। सभी प्यारे बच्चों का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आइए बच्चों, हम आज का टेस्ट अपना शुरू करते हैं। आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और अपना स्कोर आप डेली चेक करिएगा। आइए सवाल नंबर पहला, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, असमिया। तो आप ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, द्रविड़ परिवार की भाषा इनमें से केवल कन्नड़ है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये चार द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चा, तो पहले सवाल का करेक्ट आंसर सी हो जाता है। सभी विद्यार्थी जल्दी से टेस्ट के साथ जुड़ जाइएगा। आइए सवाल नंबर 2 की ओर। किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से सुनिएगा। किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड एलिग्र? तो सवाल नंबर 2 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड एलिग्न। ठीक है बच्चे, डी ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड एलिग्न। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा लॉर्ड एलिग्न। आइए सवाल नंबर 3 की ओर। राष्ट्रपति शासनाधीन यानी कि राष्ट्रपति शासन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी राज्य में, तब बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है पॉलिटी का। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जब राष्ट्रपति शासनाधीन है। ठीक है बच्चा, जब राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का बजट लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। सवाल नंबर 4, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? जसवंत सिंह, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, मोहन धारिया या केसी पंत? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। आइए सवाल नंबर 5 की ओर। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? यानी कि जो ओजोन परत है हमारी O3, वायुमंडल में ऊपर जो ओजोन परत है समताप मंडल में, तो बताइएगा इनमें से कौन सा अग्निशमन है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हेलोन? हेलोन। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हेलोन। आप ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन के लिए अत्यंत हानिकारक होती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन अग्निशमन के लिए काम में नहीं आती। इसीलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा, हेलोन। आइए सवाल नंबर 6 की ओर। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो जो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 7, नीलगिरी पर्वत डैश के उदाहरण हैं? परखंड पर्वतों के, मोरदार पर्वतों के, संचित पर्वतों के या अवशिष्ट पर्वतों के? तो नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग जो जो क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अच्छी लगे
तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, इससे हमारा हौसला कई गुना बढ़ जाता है। आइए सवाल नंबर 8 की ओर। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? जो संसद के सदस्य होते हैं उनको कौन शपथ दिलवाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो संसद के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश कौन शपथ दिलाता है? जल्दी से कमेंट करके अपना सही उत्तर बताइए। तो आप ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, जो संसद के सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति, कौन बच्चे? राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं आर्टिकल 99 के तहत, अनुच्छेद 99 के तहत, आर्टिकल 99 के तहत संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं। सवाल नंबर 9। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 10। प्रत्यक्ष धारा यानी कि डायरेक्ट करंट की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, असीमित, 0 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज? जो प्रत्यक्ष धारा होती है, जो डायरेक्ट करंट होता है, उसकी आवृत्ति क्या होती है? तो शून्य होती है बच्चों। सी ऑप्शन करेक्ट है, 0 हर्ट्ज होती है। सवाल नंबर 11। श्वसन के दौरान यानी जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़े जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज लगभग क्या होता है? 16.4%, 21%, 4.9% या 4%? तो 4% इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन सही है। आइए सवाल नंबर 5 की ओर। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो गौर फरमाइएगा बच्चों, जब संविधान बना था यानी कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इस समय 12 हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 13। रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को या किस अंग को प्रभावित करती है? ध्यान से पढ़िएगा बच्चा, रोजेसिया एक आम बीमारी है, नॉर्मल बीमारी है जो मानव शरीर की त्वचा को प्रभावित करती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। त्वचा पर लाल लाल निशान और सफेद सफेद फुंसी टाइप हो जाती है चेहरे पर। ठीक है बच्चे, उसको रोजेसिया बीमारी बोलते हैं। इसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, त्वचा। आइए सवाल नंबर 14। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को, जो संविधान में संशोधन विधेयक होता है, ठीक है बच्चा, जो संशोधन विधेयक होता है संविधान का, उसके बारे में 4 है। केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, पहले राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है, या लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो संविधान में संशोधन विधेयक होता है, ठीक है बच्चे, उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। सवाल नंबर 15। किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? महेश भूपति, अकील खान, रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक, लिएंडर पेस, अकील खान या सानिया मिर्जा, शोएब मलिक? फिर से बता देता हूं, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? तो रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक। ठीक है बच्चों, रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक को भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये दोनों टेनिस के खिलाड़ी हैं, भारत और पाकिस्तान के। आइए सवाल नंबर 16। डैश के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बिना, संवैधानिक उपचारों का अधिकारों के बिना, स्वतंत्रता के अधिकारों के बिना,
या निजता के अधिकारों के बिना। तो याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। आइए सवाल नंबर 17 की ओर। किसी राज्य के नाम बदलने की प्रक्रिया डैश द्वारा शुरू की जा सकती है? राज्य द्वारा, केंद्र द्वारा। ठीक है बच्चे, यानी कि केवल क्यू, केवल पी, दोनों ही नहीं, या पी और क्यू दोनों। तो ध्यान से सुनिएगा, राज्य के नाम बदलने की प्रक्रिया पी और क्यू दोनों, यानी केंद्र के द्वारा भी और राज्य के द्वारा भी शुरू की जा सकती है। आइए सवाल नंबर 18। भरने और कैमूर पहाड़ियां निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार है? बताइए। कैमूर पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां और भरमे पहाड़ियां, ये भरमे है। भरमे पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, ये विंध्याचल, विंध्या पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका विस्तार है? ये विंध्याचल का विस्तार है। ये दोनों पहाड़ियां विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है, भरमे और कैमूर पहाड़ियां। सवाल नंबर 19। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल, सशस्त्र सीमा बल, या भारत तिब्बत सीमा पुलिस। यानी कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, और आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जो चीन के और भारत के बॉर्डर पर तैनात है। तो भारत का जो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है बच्चों, वो है बेटा असम राइफल्स, जिसकी स्थापना कछार लेवी के नाम से 1835 में हो गई थी। कछार लेवी के नाम से। फिर से बता देता हूं, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल्स। 1835 में इसकी स्थापना हो गई थी। तब इसका नाम था बच्चों कछार लेवी। क्या था बेटा? कछार लेवी। आइए सवाल नंबर 20 की ओर। किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? विश्व संरक्षण पुरस्कार, विश्व ऊर्जा पुरस्कार, व्हिटली पुरस्कार, या ग्रीन फ्लैग पुरस्कार। तो किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, व्हिटली पुरस्कार को। व्हिटली पुरस्कार को। सवाल नंबर 21। किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फिर से मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से आप सवाल को सुनिएगा। किस अनुच्छेद में यह दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे? तो अनुच्छेद 324, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आर्टिकल 324 बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 22। बीएसएफ की स्थापना कब की गई? तो 1965 में। बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। याद रखिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो भारत पाक सीमा पर तैनात है, बीएसएफ। ठीक है बच्चा, सीमा सुरक्षा बल 1965 में बनाया गया। सवाल नंबर 23। रिकेट्स की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसका मुख्य कारण शरीर में किसकी कमी है? इसका मुख्य कारण शरीर में किसकी कमी है? तो ध्यान से आप सुनिएगा, रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, और इसका मुख्य कारण शरीर में किसकी कमी है? फोस्फेट, कैल्शियम, विटामिन डी, या ये सभी? तो आप सभी ने पढ़ा होगा बच्चों कि विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम और फोस्फेट का भी इसमें योगदान होता है। तो यह सभी, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। यदि ये प्रश्न आता है और आप विटामिन डी लगाते हो तो गलत हो जाएगा। फोस्फेट और कैल्शियम दोनों इसके कारक हैं बच्चों, ठीक है, और विटामिन डी तो है ही। तो यह सभी। सवाल नंबर 24। विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है? ध्यान से सुनिए बच्चा, विकलांग और अनियोज्य, विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत राज्य सूची का हिस्सा है। इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? डी, राज्य सूची। आइए सवाल नंबर 25 की ओर।
जो जो विद्यार्थी आज का टेस्ट देख रहा है, एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, और जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और क्लास अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, बिल्कुल मत भूलना, शेयर करिएगा। आइए सवाल नंबर 25। जो मनुष्य लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं करेगा, उसे कौन सी बीमारी हो जाएगी? स्कर्वी, बेरी बेरी, रात्रि अंधत्व या पेलेग्रा? तो वो रात को अंधा हो जाएगा, रात को नहीं दिखेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी? रात्रि अंधत्व उसको हो जाएगा। सवाल नंबर 26। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है हाथी, बैल, घोड़ा या तीनों? बताइए, जल्दी से कमेंट करते रहिए, सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपना सही उत्तर बताते रहिए। केवल 14 सवाल आपके आज के टेस्ट के बचे हैं। ये टेस्ट हमारे चैनल पर रोजाना रात 8:30 बजे होता है। आप सभी बच्चे डेली आइए और टेस्ट दीजिए। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 17। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत, फिर से बता देता हूं, शारदा एक्ट 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? की गई थी की बात हो रही है, तो 14 से 18। बी ऑप्शन करेक्ट है, 14 एवं 18। ठीक है बच्चे, 14 एवं 18। आइए सवाल नंबर 28 की ओर। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो बच्चे याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की जो सूचना है वो उपराष्ट्रपति सबसे पहले बच्चों लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आइए सवाल नंबर 29। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल अधिकार क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल अधिकार क्या है? केवल निरपेक्ष लाभ, निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों, केवल सापेक्ष लाभ या विनिमय दर? तो याद रखिएगा, निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ, ये दोनों। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 30। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो जाहिर सी बात है, प्राथमिक। ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 31। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, कर सुधारों से। क्या है बच्चे? डी करेक्ट है, टैक्स में सुधार लाने से, कर सुधारों से। विजय केलकर समिति का संबंध कर सुधारों से था। आइए सवाल नंबर 32। अभी अभी हमने पढ़ा था द्रविड़ प्रकार की भाषाएं, तो मैंने आपको बताया था तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अब द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गर्भगृह से, शिखर से, दीवार पर की गई चित्रकारी से, तोरण के ऊपर अलंकृत बहुमंजिला भवन से? तो डी करेक्ट है, तोरण के ऊपर अलंकृत बहुमंजिला भवन से। आइए सवाल नंबर 33 की ओर। दक्षिण भारत का तकोल्लम का युद्ध हुआ था। तकोल्लम का युद्ध हुआ था किस किस के बीच? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का तकोल्लम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। आइए सवाल नंबर 34। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश, दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंदुसार, अकबर, अशोक या बिंबिसार? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिंबिसार। बिंबिसार के शासन काल में दोनों धर्मों के उपदेश दिए गए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है,
बढ़ते हैं सवाल नंबर 35। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में कौन से देश भाग लेते हैं? सूर्य किरण नाम का सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। बी ऑप्शन इसका बच्चों करेक्ट कर लीजिए, भारत एवं नेपाल। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। जिस बच्चे ने अभी तक क्लास को नहीं लाइक किया हो, सभी प्यारे बच्चों से मेरा अनुरोध है, क्लास को लाइक करिए और चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और डेली रात अपना जीके का टेस्ट दीजिए। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। और प्यारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, हमारी ऑफलाइन क्लासें चल चुकी हैं। जो बच्चा अभी नहीं जानता हो, सभी बच्चे आइए। अपने अपने समय पर जो बैच चला करते थे, उसी समय पर दोनों बैच सक्रिय हो चुके हैं। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है बच्चे, आइए सवाल नंबर 36 की ओर। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश विनिवेश आरंभ हुआ। तो सवाल नंबर 36 का करेक्ट आंसर आपका 1991-92। बी बिल्कुल करेक्ट है, 91-92 में। आइए सवाल नंबर 37। हिमालय की उत्पत्ति किस भूउन्नति से हुई है? यानी कि हिमालय जहां पर आज खड़ा हुआ है, वहां पर पहले क्या था? तो सभी जानते हैं, वहां पर पहले टैथीज नाम का समुद्र हुआ करता था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जहां पर आज हिमालय पर्वत है, हिमालय है, वहां पर बच्चों हिमालय पर्वत श्रेणी की जगह पहले टैथीज सागर हुआ करता था। आइए सवाल नंबर 38 की ओर। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? यूक्रेन, चीन, भारत और रूस। तो रूस इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश रूस है। और सवाल नंबर 39। आरबीआई किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता? फिर से सुनिएगा, आरबीआई किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता? तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। जब तक ये राज्य था तब तक करता था, नहीं करता था जब तक राज्य था जम्मू और कश्मीर। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए सवाल नंबर लास्ट आज की क्लास का। आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? हेनरी विवियन डेरोजियो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरणगुप्त या मधुसूदन दत्त? तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं बच्चों, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो को माना जाता है। डेरोजियो को माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का टेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे बच्चे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना स्कोर आपका रहा, कितने सही गलत हुए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और डेली अपनी क्लास लीजिए जीके की, एक भी क्लास को मिस मत करिएगा, जरूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं हम फिर से कल रात 8:30 बजे, सेम टाइम सेम जगह। ओके बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। सभी प्यारे विद्यार्थी अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारी मेहनत करिए। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। करो तैयारी जीत की।